मैं बात कर रहा हूँ वुल्फ मैसिंग की। वुल्फ मैसिंग एक ऐसा शख्स जिसका जन्म उस वक्त पोलैंड में हुआ, हालांकि उस पर रशिया का ही एक तरह से के अधीन था, कब्जे में था। 1874 में जन्म हुआ वुल्फ मैसिंग का एक यहूदी परिवार में। और जो फैमिली के लोग थे वो चाहते थे कि ये बड़ा होकर रबाई बने। रबाई यहूदियों में उस शख्स को कहते हैं जो धार्मिक ज्ञान देता है, धार्मिक चीज़ें बताता है, पढ़ाता है। जैसे हमारे यहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मौलवी होते हैं या फिर पंडित होते हैं जो धर्म का ज्ञान देते हैं। तो यहूदियों में रबाई, तो वो चाहते थे उसके माँ बाप, लेकिन उसका दिमाग ध्यान इन चीज़ों में था नहीं, पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं था, और घर की कुछ चीज़ों की वजह से वो परेशान भी था। एक दिन वो घर से भाग जाता है, और ये बात है 1910 की, जब उसकी उम्र करीब 16-17 साल रही होगी। तो वो एक बर्लिन की ट्रेन में बैठ जाता है, और उस वक्त बाद में ये लोग जर्मनी पहुंच गए थे पोलैंड से। बर्लिन की ट्रेन में पहुंच जाता है ये एक लड़का। अब इसके पास ना पैसे ना टिकट, कुछ भी नहीं। उस दिन पहली बार इसको अपनी एक सलाहियत का एहसास होता है कि वो है क्या और क्या कर सकता है। वुल्फर मैसिंग बर्लिन की एक ट्रेन में सवार बैठा हुआ है। अचानक देखता है कि उसे डर भी है कि टिकट तो है नहीं, टीटी पकड़ लेगा। उसी दौरान में उसे टीटी के बूट की आवाज़ आती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। ये घबरा जाता है, ये सीट के नीचे छुप जाता है, लेकिन टीटी की नज़र पड़ जाती है और सीट के नीचे उसको आवाज़ देता, बाहर निकालता है। उसके बाद उससे टिकट मांगता है कि तुम्हारी टिकट कहाँ है। अब वो उस ठंड के मौसम में भी घबराया हुआ, पसीने पसीने, कि पता नहीं क्या होगा, पकड़ लेंगे, जेल भेज देंगे, पहली बार घर से भागा है और उसके पास टिकट है नहीं। सीट के नीचे ही अभी वो आधा बैठा हुआ है और टीटी उससे बार बार टिकट मांग रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने अचानक जहाँ पे वो सीट के नीचे बैठा था एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने कागज़ के उस टुकड़े को अपने मुट्ठी में ली और प्रेयर करने लगा कि ये कागज़ का टुकड़ा मैं टीटी को दूं और टीटी को ये टिकट लगे और मैं बच जाऊं। बड़ी देर तक वो पकड़ा रहा टिकट, टीटी मांगता रहा। टीटी को लगा पता नहीं क्या, उसे यही गुमान था कि एक तो ये सीट के नीचे है, छुप रहा है, टिकट दे नहीं रहा, इसका मतलब है कि इसके पास टिकट है नहीं। आखिरकार उसने बड़े डरते डरते उस कागज़ के टुकड़े को, जो ज़मीन पे गिरा हुआ था और वो वाकई कागज़ का एक टुकड़ा ही था, मुट्ठी से निकालता है और टीटी के हाथ में दे देता है, और कुछ बोलता नहीं है। टीटी कागज़ के टुकड़े को खोलता है। ये अभी भी टीटी की तरफ नहीं देख रहा है, इसकी नज़रें फर्श की तरफ ये ट्रेन में। कुछ सेकंड के बाद आवाज़ आती है टीटी की, ये लो वापस अपना टिकट। फिर कहता तुम सीट के नीचे क्यों बैठे हुए हो? जब तुमने टिकट ली है तो इतने डरे हुए और छुपे हुए क्यों? सीट पे बैठो। वापस वो कागज़ का टुकड़ा इसके हाथ में आता है और ये देखता है कि वो तब भी कागज़ का टुकड़ा था, लेकिन टीटी को वो टिकट नज़र आया था। उस दिन उसे लगा कि उसके पास कुछ कमाल है, और उसने जिस सच्चाई के साथ ये कहा था कि ये टिकट जो है बन जाए कागज़ का टुकड़ा, और वही हुआ। उसके बाद अपनी किताब में लिखा है मैसिंग ने कि इस एक घटना ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। इसके बाद अब वो इधर उधर छोटे मोटे काम करने लगा, बर्लिन पहुंच चुका था, फिर कुछ सर्कस में काम करने लगा, और इसी तरीके से कुछ लोगों को वहाँ पे अचानक खोई हुई चीज़, उनके भविष्य के बारे में बताना शुरू किया, और धीरे धीरे बड़ा पॉपुलर होता गया, पॉपुलर होता गया, उसके नाम होते गए। इस दौरान लोग भी बड़े उसको वो देखते कि ये आदमी बड़ा सही बता रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसी सर्कस के दौरान में खोई हुई होती वो उन्हें ढूंढ देता। तो उसका ये हुनर, उसकी सारी चीज़ें, लोग बड़े खुश कि ये चमत्कार है। तभी एक भविष्यवाणी कर दी उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आहट वहाट चल रही थी, शुरू होना था। तो उसने कहा कि अगर वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ईस्ट की तरफ रशिया पे हमला करता है तो हिटलर की मौत हो जाएगी। अब ये बात, चूँकि उसकी भविष्यवाणी और ये कई चीज़ें तब तक बड़ी मशहूर हो गई थी, लोग उसका नाम जानने लगे थे मैसिंग। हिटलर के कानों तक ये बात पहुंची कि अगर रशिया पे हमला किया तो मैं मर जाऊंगा। उससे बड़ा गुस्सा हुआ। हिटलर ने ऐलान किया कि जो भी मैसिंग का सर काट कर लाएगा उसे वो करीब उस वक्त 2 लाख मार्का जो उनकी करेंसी थी वो देंगे, काफ़ी बड़ी रकम थी। अब जब ये बात मैसिंग को पता चली तो उसे लगा कि यहाँ रहना खतरा है, यहाँ खतरे से खाली नहीं है, तो वो अब जर्मनी छोड़ना चाह रहा था। इत्तेफाक से जब वो छोड़ना चाह रहा था तभी रास्ते में एक जगह पे पुलिस की टीम टकरा गई, और पुलिस की टीम ने उसे देखा और पहचान गई, क्योंकि वो बड़ा तब तक पॉपुलर हो चुका था। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। बोला झूठ बोल रहे हो, तुम एक यहूदी मैजिशियन हो, और वही हो जिसकी हमें तलाश है। इसके बाद उनमें से एक पुलिस वाला उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है मैसिंग के। मैसिंग बेहोश हो जाता है।
थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुलती है तो पाता है कि वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर है। पुलिस स्टेशन के अंदर कई पुलिस वाले थे। मैसिंग के नाक से खून भी बह रहा था। वो लॉकअप के अंदर था और उसे मालूम था कि हिटलर ने उसके ऊपर इनाम रखा है और जो सर काट के लाएगा। उसे ये भी डर था कि कहीं ये पुलिस वाले उसका सर काट के ना ले जाएं इनाम के लालच में। यहाँ पे फिर उसकी सलाहियत उसके काम आई। होश में आते ही उसने पुलिस वालों से कहा कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, इधर आओ, लॉकअप के अंदर आओ और बंद हो जाओ। थोड़ी देर के बाद सारे पुलिस वाले लॉकअप के अंदर अपने आप को बंद कर चुके थे और मैसिंग आज़ाद था, वो लॉकअप के बाहर था। सारे पुलिस वाले लॉकअप के अंदर बंद, वो बाहर आता है। बाहर निकलने के बाद अब वो रशिया की तरफ निकल पड़ता है और रशिया बॉर्डर क्रॉस करके अब वो रूस मॉस्को पहुंच जाता है। मॉस्को में भी वो सर्कस वर्कस में छोटे छोटे काम करता है और फिर लोगों के भविष्य बताता है और उसका नाम जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। इसी दौरान में ये बात उस वक्त स्टालिन रशिया में, रशिया की पूरी हुकूमत चल रही थी, स्टालिन का दबदबा था। तो स्टालिन के कानों तक ये बात पहुंची कि एक शख्स है, और स्टालिन चूँकि जिस तरीके से मार्क्सवाद और कम्युनिज्म इन सारी चीज़ों में ये धारणा, ये दिमाग पे कंट्रोल, लोगों को अपने हिसाब से चलाना, उनके दिमाग पे काबू पाना, इन सारी थ्योरी के ख़िलाफ़ थी स्टालिन की सोच और उसे लगता था कि ये गलत, और इसीलिए रशिया में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह भी नहीं थी। लेकिन स्टालिन को जब उसके बारे में और ख़ास तौर पर एक चीज़ ये पता चली कि मैसिंग ने एक भविष्यवाणी की है और वो भी हिटलर के लिए, और हिटलर ने उसके सर पे इनाम रखा और इसीलिए वो यहाँ आया है, तो वो थोड़ा प्रभावित हुआ इस चीज़ को लेके। एक ऐसे ही शो में काम कर रहा था मैसिंग और वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस चल रहा था। तभी परफॉर्मेंस के दौरान ही पर्दा गिर जाता है और कुछ लोग आते हैं और मैसिंग को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि अब ये शो नहीं होगा, मैसिंग को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद उसे एक बंद गाड़ी में डालकर वहाँ से क्रेमलिन ले जाया जाता है। क्रेमलिन ले जाने के बाद अगले दिन मैसिंग पहली बार स्टालिन के सामने खड़ा था। स्टालिन ने उससे पूछा कि तुम ये जो सारी चीज़ें करते हो इसमें कितना फेक है, तुम क्या हो, मैजिशियन हो, जादूगर हो, क्या ये कैसे करते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं लोगों की धारणाओं पे कंट्रोल करता हूँ, उनकी सोच पे कंट्रोल करता हूँ, फिर मैं उनको अपने हिसाब से जैसा चाहता हूँ करता हूँ। स्टालिन ने बहुत सारी बातें सुन रखी थी, यहाँ तक कि उस जर्मनी की पुलिस स्टेशन के लॉकअप से निकलने की भी बात सुन रखी थी। स्टालिन ने कहा कि मैं मानूंगा नहीं तुम्हारी बातों में, मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगा, टेस्ट लूँगा। स्टालिन ने पहला टेस्ट दिया जिस दिन ये मुलाकात हुई कि कल दोपहर 2 बजे तक जो हमारा सेंट्रल बैंक है उस बैंक में तुम जाओगे मॉस्को के अंदर, और वो वहाँ का सबसे बड़ा बैंक है, और तुम वहाँ के क्लर्क से 1 लाख रुपए, वहाँ की जो करेंसी थी, वो उस पर कंट्रोल, उस पर काबू करके तुम लेकर आओगे, तो मैं मानूंगा कि हाँ तुम अपनी धारणा से, अपनी सोच से, अपने सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकते हो। तो तुम्हारे पास ना चेक है, ना तुम्हारा उस बैंक में अकाउंट है, कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें उस बैंक से 1 लाख रुपये लेकर आना और कल 2 बजे तक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो उसका मतलब है कि तुम फेक हो। 2 लोग गार्ड के तौर पर मैसिंग के साथ भेजे गए। मैसिंग बैंक पहुंचता है और वहाँ उसे पता नहीं था कि किस काउंटर पे कहाँ जाना है। वो अचानक जाता और एक काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पे एक ट्रेजरर खड़ा था सामने। थोड़ी देर तक मैसिंग कुछ सोचता है, उसके बाद अपनी जेब से एक ब्लैंक पेपर निकालता है और वो पेपर जो है सामने वाले को दे देता है, जो बैंक का कर्मचारी था, मुलाजिम था। बैंक के ट्रेजरर ने उस कागज़ को 5-6 बार गौर से देखा, बहुत ही ध्यान से, और फिर बल्कि रुबेल था, देखने के बाद वो पीछे मुड़ता है, नीचे से ड्रॉवर से पैसे निकालता है, 1 लाख रुबेल जो स्टालिन ने कहा था, और वो 1 लाख रुबेल मैसिंग के हाथ में दे देता है। मैसिंग वो पैसे लेता है, बैग के अंदर रखता है और बैंक से निकल जाता है। इसके बाद वो स्टालिन के पास पहुंचता है और वो 1 लाख रुपए स्टालिन के हाथ में दे देता है। स्टालिन के जो गार्ड थे वो इस बात के विटनेस थे। जब भेजा गया था तो जो कपड़े थे सारी तलाशी ली गई थी, ये चेक किया गया था, चूँकि वैसे भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि उसका बैंक में अकाउंट होगा, उसके पास कोई चेक होगा, कोई पैसे होंगे, कोई डिपॉजिट होगा। और गार्ड ने बताया कि उसने मेरे सामने सादा पेपर दिया था, पर ट्रेजरर को वो पेपर नहीं, चेक नज़र आया था, और 1 लाख का ही, और 1 लाख रुपये उठाकर उसने मैसिंग को दे दिया। अब स्टालिन बड़ा इससे प्रभावित हुआ, लेकिन उसने फिर कहा कि मैं अभी कैसे मानूं कि तुम सही हो।
अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि जब वो बैंक से पैसे ले लिया, वापस ले आया, तो फिर उसमें कहानी ये भी आती है कि बाद में उसी ट्रेजरर को वही पेपर उसने दोबारा दिया। नहीं, बल्कि वो गया और उसने कहा कि जो मैंने पैसे निकाले थे आपसे, चूँकि स्टैलिन वहाँ का वो था और बैंक का ये पैसा तो एक फॉर्जरी भी होती, तो पैसे जब स्टैलिन ने देख लिया, उसे यकीन हो गया। फिर वो वापस बैंक में जाता है मैसिंग, और मैसिंग बैंक में जाने के बाद वो पैसे उसी ट्रेजरर को वापस करता है और कहता है ये आप पैसे लीजिए और मैंने जो आपको पेपर दिया था कागज़, वो आप मुझे चेक मेरा वापस कर दीजिए। वो ट्रेजरर जो क्लर्क था, वो स्टैलिन के दिए हुए उस पेपर को निकालता है और इस बार वो 4-5 बार फिर देखता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो प्लेन पेपर इस बार था, प्लेन पेपर ही उसको नज़र आया जो पिछली बार चेक नज़र आया, और कहते हैं कि बेहोश हो गया, वो वहीं गिर गया था। वो पैसे खैर फिर बाद में वहाँ पर लौटा दिए गए। लेकिन स्टैलिन को फिर भी था कि बड़े बड़े जालसाज, बड़े बड़े दिमाग वाले होते हैं तो कुछ ये भी हरकत ऐसी कर सकता है, तो इसको नहीं माना। इसके बाद मैसिंग को वहीं एक कमरे में बंद कर दिया गया और वहाँ पे तमाम सैनिकों के पहरे लगा दिए गए, और स्टैलिन ने कहा कि तुम ये कमरे में बंद रहोगे हमारे इसी में जगह पे, और 12:05 का समय दिया, जितने भी टाइम बंद था, कि 12:05 तक अगर तुम इस कमरे से बाहर आ गए तो मैं मान लूँगा कि हाँ तुम कुछ अलग हो। और वही हुआ। ठीक 12:05 पर तमाम सैनिकों के पहरे के बावजूद मैसिंग उस कमरे से, जिस कमरे को ताला लगा दिया गया था, बाहर पहरा हो रहा था, वो बाहर आकर स्टैलिन के सामने खड़ा हो जाता है। स्टैलिन को दोबारा धक्का लगता है कि ये क्या है, लेकिन स्टैलिन अब भी इम्तिहान लेना चाहता था, और क्योंकि बात फिर वही थी, कम्युनिज्म और सारी चीज़ों की विचारधारा, और इन चीज़ों के लिए उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। तो स्टैलिन ने कहा कि मैं प्रभावित तो हूँ लेकिन कुछ और इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अब स्टैलिन ने एक और तीसरी बार इम्तिहान लेने का फैसला किया और तीसरी शर्त उसके सामने रखी। उसने कहा कि कल रात 12 बजे तुम ठीक मेरे सोने के कमरे में आओगे जहाँ मैं सोता हूँ, और तुम आ जाओ तो मैं मान जाता हूँ। अब स्टैलिन ने ये कह तो दिया, लेकिन जिस स्टैलिन की जान को बड़ा खतरा था सुरक्षा को लेकर भी, तो उस वक्त ये था कि स्टैलिन रात को कब किस कमरे में सोए उसके तमाम सुरक्षा गार्ड को भी पता नहीं होता था। कई कमरे थे उस वक्त, उसके नंबर हुआ करते थे, कोई 5 नंबर कमरा, 3 नंबर कमरा, 6 नंबर कमरा, पहली कतार में कमरा, दूसरी कतार में कमरा। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि स्टैलिन की वाइफ को भी पता नहीं होता था कि वो आज की रात किस कमरे में सोएगा। बाहर गार्ड को तो पता ही नहीं, क्योंकि कभी कोई रात को गार्ड ही हमला कर दे, कोई बॉम्ब फेंक दे, तो इस वजह से स्टैलिन हर रात अपने कमरे को बदलता रहता था, और किस कमरे में सोता था इसकी जानकारी किसी को होती नहीं थी। और यहाँ उसने चैलेंज दिया मैसिंग को कि तुम रात 12 बजे मेरे कमरे में आओ, और उसने कहा तुम तो कमरे से बाहर निकल सकते हो, सब कुछ तो तुम्हारे लिए मुश्किल तो है नहीं, लेकिन आकर दिखाओ। स्टैलिन को इस बार पक्का यकीन था कि जिस तरीके की सुरक्षा है, सैकड़ों गार्ड, सुरक्षा गार्ड, सेना के लोग उसके उस महल पे चारों तरफ रहते हैं, चप्पे चप्पे पे कोई बाहरी शख्स घुस ही नहीं सकता, वहाँ पे ये आ नहीं सकता। अब रात के 12 बजे का इंतज़ार हो रहा था। ठीक 12 बजे जो स्टैलिन ने वक्त दिया था, बेडरूम में जिस कमरे में स्टैलिन सो रहा था उसके बेड के पास एक टेबल था, और उस टेबल के पास अचानक मैसिंग खड़ा हुआ नज़र आता है, क्योंकि स्टैलिन इंतज़ार कर रहा था 12 बजे का, और जैसे ही 12 बजे उसने देखा टेबल के पास मैसिंग खड़ा है। अब स्टैलिन बिल्कुल मतलब हक्का बक्का कि ये क्या है। इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे के बावजूद एक शख्स उसके बेडरूम में, और जिसे ये भी पता नहीं कि मैं किस कमरे में सोऊंगा। तो बड़ी हैरानी से स्टैलिन ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया मैसिंग? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैंने बड़ा आराम से किया। उसने बोला कि मैंने सिर्फ अंदर आने के बाद एक ही नाम लिया, मैंने कहा कि मैं बैरिया हूँ, और हर गार्ड ने मुझे झुक के सलाम किया और मुझे किसी ने रोका नहीं। बैरिया एक्चुअली वहाँ का सबसे बड़ा अफसर था जो सुरक्षा में लगा रहता था स्टैलिन के, और कहते हैं कि उनके बैरिया के पास स्टैलिन के बाद सबसे ज़्यादा पावर था, वो नंबर 2 मोस्ट पावरफुल पर्सन था। तो उसने कहा कि बस मैंने उसका नाम लिया और हर एक गार्ड को लगा कि मैं बैरिया ही हूँ, और किसी ने भी फिर मेरी तरफ ना शक किया ना मुझे उस नज़रों से देखा, और मैं आ गया। जब ये 3 इम्तहान में पास हो गया तब स्टैलिन ने कहा ठीक है, अब तुम आराम से मॉस्को में, रूस में रह सकते हो। इससे पहले ऐसे जादूगर या ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं, बल्कि कई लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया गया था जो उसकी सोच के ख़िलाफ़ इस तरीके से जाते थे। तो अब इसके बाद मैसिंग वहीं रह गया, और दूसरा, मैसिंग को चूँकि पनाह दी थी उस वक्त हिटलर ने जो धमकी दी थी, तो मैसिंग को भी लगा कि यहीं रहना चाहिए।
और कहते हैं कि केजीबी में के लिए भी मैसिंग का इस्तेमाल किया गया था स्टालिन के ज़रिए। बल्कि स्टालिन ने यह भी कहा, इतना यकीन हो गया था कि अगर ये आदमी सामने वाले के दिमाग पे काबू पा सकता है तो इसका जंग में भी इस्तेमाल करो। अगर मान लीजिए कि दुश्मन देश का एक जहाज़ पायलट बॉम्ब गिरा रहा है तो उस पायलट के दिमाग में घुसकर ये उसको वापस प्लेन को मोड़ के कहेगा कि अपने ही देश में गिरा दो, तो ये भी हो सकता है। हमारी तरफ बॉम्ब अगर आ रहा है तो उस बॉम्ब को ये कह सकता है कि उधर न फेंकने की बजाय उन्हीं के ऊपर फेंकवा दो। तो उसने कहा कि इसका बड़ा इस्तेमाल हो सकता है, और कहते हैं कि शायद जंग के दौरान उसका इस्तेमाल किया भी गया। एक बार इसी के साथ ये किस्सा जुड़ा था कि जब ये सारी चीज़ें हो गई तब स्टालिन ने पूछा था मैसिंग से, अच्छा ये बताओ कि तुम कब तक जिंदा रहोगे, कब तक जियोगे, या उसको यूँ कहे कि तुम्हारी मौत कब होगी। तब मैसिंग ने स्टालिन से कहा था, आपकी मौत के बाद। और ये भी सच हुआ कि स्टालिन की मौत पहले हुई और मैसिंग की बाद में हुई। ये किस्सा चलता रहा। इसी दौरान में बहुत सारे लोग, मैसिंग की ये सारी कहानियाँ, दिमाग पढ़ने वाली चीज़ें पूरी दुनिया भर में फेमस थी। गांधी जी भी बड़े मैसिंग से प्रभावित थे। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट वो भी बड़े प्रभावित थे। एक बार तो आइंस्टाइन और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिग्मा फ्रायड। तो ये एक बार एक ट्रैवल कर रहा था मैसिंग, तो वियना जाना हुआ। वियना में इत्तेफाक से सिमन फ्रायड और आइंस्टीन मिले, तो ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे वहाँ पे। अब चूँकि साइंटिस्ट हैं तो फिर सिग्मा फ्रायड ने पूछा मैसिंग से कि अच्छा आप अपना जौहर दिखाइए, या आप जो जिस तरीके के कारनामे अंजाम देते हैं, जो करते हैं, तो आप मुझे यकीन हो कि कुछ ऐसा करें। तो उसने कहा बोलिए। तो उसने कहा ये कहिए कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, अगर ये मुझे पता चल जाए, अगर और आप मेरे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो तो आप दिखाएं अपना हुनर। मैसिंग ये सुनकर उठकर वहाँ से कमरे से बाहर निकले और थोड़ी देर के बाद एक चिमटी टाइप की चीज़ लेकर आए। और आइंस्टाइन, आपको पता है आइंस्टाइन कभी बाल बड़े रखते थे, मूछे भी। तो उस चिमटी से अचानक उन्होंने आइंस्टाइन की मूछ के बाल उखाड़े और वो उठाकर सिग्मा के हाथ में दे दिए। बोले आपकी ख्वाहिश यही थी कि आपको आइंस्टाइन के मूछ के बाल चाहिए थे, और लंबे टाइम से ये हसरत है। ये देखकर जो सिग्मा फ्रायड है वो चौंक गए, बोला हाँ मेरी यही ख्वाहिश थी। और उसके बाद वो और भी ज़्यादा फिदा हो गया, और भी फ़ैन हो गए। और आइंस्टीन भी इस बात पर, आइंस्टाइन जो है वो भी बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद अपनी किताबें लिखने में ज़्यादातर वक्त बिताया मैसिंग ने, और फिर वहीं मॉस्को में रहे। इस दौरान लास्ट में करीब 75 साल की जब उम्र थी, बल्कि 75वां बर्थडे था, उससे कुछ वक्त पहले वो बीमार पड़े। और बीमार पड़ने के बाद जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि अब मैं इस जगह पे वापस दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अस्पताल से ज़िंदा नहीं लौटूंगा। और भविष्यवाणी सही हुई, ख़ुद की भी। और इसके बाद मैसिंग की डेथ हो गई 75 की उम्र में। कहते हैं कि उसके बाद केजीबी के आर्काइव में, जो रशिया की खुफिया एजेंसी है, आज भी वुल्फ मैसिंग से जुड़े हुए तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे संभाल कर रखी गई है। और पूरे वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको संभाल कर रखा गया है। वहाँ पे बहुत सारे लोग उस पर रिसर्च भी करते हैं, और दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी हैं जो इस बात पे बहस भी करते हैं कि आखिर वुल्फ मैसिंग था क्या। एक साइकिक, वाकई सचमुच दिमाग को पढ़ने वाला, इंसानों के उनकी धारणाओं, उनकी सोच को अपने हिसाब से चलाने वाला, उनके ऊपर कंट्रोल पाने वाला, और उसकी भविष्यवाणियाँ जो उसने की। जैसे हिटलर की जो भविष्यवाणी थी कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया पे हमला करेगा तो मौत होगी, और यही हुआ। बर्लिन तक रशिया की फ़ौज पहुंच गई और आखिर में हिटलर की मौत हुई। हालांकि कहा जाता है कि हिटलर ने खुद को गोली मारी। हिटलर की पूरी मौत की कहानी आपको इसी एपिसोड में सुना चुका हूँ कहानी के। तो ये थी वो उस दिमाग की कहानी, जिस दिमाग के रहस्य पर से आज भी पूरी तरह से पर्दा हटा नहीं है। अब आप इसे जादूगर कहें, आप इसे मनोवैज्ञानिक कहें, आप इसे एक ख़ास सलाहियत वाला शख्स कहें जो सामने वाले के ऊपर कंट्रोल कर लेता हो, लेकिन ऐसी चीज़ें कई बार बीच में दुनिया में मिलती हैं। तो दुनिया के कुछ रहस्यमय इंसानों की जब भी बात होगी, वुल्फ मैसिंग की बात ज़रूर होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियाँ वुल्फ मैसिंग के फ़ैन थे। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कुछ लोगों ने आज मेल में कुछ